हेलो दोस्तों। आज मांग के नियम का दूसरा पार्ट है ये। तो आज इसमें देखेंगे मांग के नियम की मान्यताएं एवं विशेषताएं तथा उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मांग के नियम का पार्ट दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम की कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं, पहले उनको देखते हैं। देखिए मांग के नियम की मान्यताएं, ये प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार, किसके अनुसार है दोस्तों? प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार। इसके इंग्लिश में कहते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार इनकी मान्यताएं देखते हैं। नंबर एक में क्या है? व्यक्तियों की मांग समान रहनी चाहिए। इसमें क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार आप जैसे 4 केला खाते हैं तो पहली बार आपने कितने 4 केला खाया, दूसरी बार आप 3 मांग रहे हैं, फिर तीसरी बार आप 2 मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि आप 4 केले मांग रहे हैं तो 4 ही आपको हर यूनिट पे दिया जाएगा। ओके दोस्तों। तो व्यक्तियों की मांग समान रहनी चाहिए। दूसरा नंबर है व्यक्तियों की रुचि व स्वभाव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यदि दोस्तों आपको एक केले से, कितने केले से? एक केले से आपको 50% यूटिलिटी यानी संतुष्टि मिल रही है, तो आपको दूसरे केले से भी 50% ही संतुष्टि मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले केले में आपको 100% मिल गई, दूसरे केले में आपको 10% मिल गई, या फिर यूँ कहें कि पहले में आपको 50% मिल गई और दूसरे में आपको कितनी मिल गई? 60%। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रुचि व स्वभाव में भी अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप केला मांग रहे हैं, दूसरी बार आप कहें कि हमें सेब ला कर दो। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए चलते हैं। तीसरा नंबर है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें समान रहनी चाहिए, समान लेनी चाहिए इसमें लिखा है दोस्तों, तो ये गलत है। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें समान रहनी चाहिए, इधर रहनी कर लीजिए दोस्तों, ठीक, रहनी चाहिए। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं। नंबर है चौथा। चौथा नंबर क्या कहता है इसमें? किसी स्थानापन्न वस्तु की खोज नहीं होनी चाहिए। स्थानापन्न का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे आप लेते हैं कॉफ़ी, क्या लेते हैं? कॉफ़ी। तो आपको कॉफ़ी ही दिया जाएगा। इसमें आप यदि पहली बार में आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, दूसरी बार आप चाय मांगें, तो ऐसा नहीं होता है। उनकी स्थानापन्न वस्तु भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी ही रहनी चाहिए, यदि चाय है तो चाय ही रहेगी। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं। पाँचवा नंबर है भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन की आशा नहीं होनी चाहिए। अब भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा का मतलब क्या है? यदि किसी वस्तु की यदि एक केले की प्राइस आज की डेट पर 10 रुपये है, ओके, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अब आगे चलकर कुछ दिनों बाद ये 2 रुपये का हो जाएगा एक केला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक केला 10 रुपये का है तो उतना ही रेट उसका माना जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसकी मान्यताएं विशेषताएं क्या हैं। मान्यताएं आपने देख ली, अब चलते देखते हैं विशेषताएं। विशेषता इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम की विशेषताएं। ओके, चलिए देखते हैं। नंबर पहला है कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। आपको कल बताया गया था अगले वीडियो में जो पहले अपलोड हो चुका है, उसमें बताया गया था कि कीमत और मांग में किस तरीके से विपरीत संबंध होता है। यदि आपकी कीमत बढ़ती है, यदि आपकी कीमत ज़्यादा है तो मांग कम होती है। ये जैसे जैसे आपकी कीमत घटती जाती है वैसे वैसे आपकी मांग भी बढ़ती जाती है। तो इसमें विपरीत संबंध होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए
आगे चलते हैं। आगे अगला नंबर है, कीमत स्वतंत्र होता है और मांग आश्रित होती है। तो इसमें जाहिर सी बात है दोस्तों कि कीमत यदि आपके पास एक केला है, तो एक केले को आपकी ये वस्तु है एक केला, तो आप कितने रेट में भी बेच सकते हैं। इसे आप 50 रुपये में भी बेच सकते हैं, आप इसे 100 रुपये में भी बेच सकते हैं, आप इसे 2 रुपये में भी बेच सकते हैं। बट बट इसकी मांग जो है, तो मांग ये लोगों के ऊपर, ये मांग के ऊपर डिपेंड करता है कि मांग इसकी होती है या नहीं होती है। क्या पता आप एक केला 50 रुपये का दे रहे हैं, हो सकता है 20 लोग लें, हो सकता है कोई ना ले, जीरो, कोई ना ले, हो सकता है कि 50 लोग लें 10 रुपये के रेट के हिसाब से केला, ऐसा होता है। तो कीमत स्वतंत्र होती है, कीमत कितनी भी हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, लेकिन अगर कीमत जैसे बढ़ गई तो मांग उस पे आश्रित होती है। यदि कीमत बढ़ गई तो मांग लोग कम करेंगे, यदि कीमत कम हो गई तो मांग लोग ज़्यादा करेंगे। तो मांग आश्रित होती है कीमत पे, और कीमत स्वतंत्र होता है। कीमत बढ़ भी सकता है, अचानक घट भी सकता है, कीमत कैसे भी हो सकता है, वो स्वतंत्र होता है। ओके, अगला नंबर है, मांग का नियम एक गुणात्मक संबंध है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि ये गुणात्मक संबंध है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। क्या दोस्तों, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स फैक्टिंग डिमांड। एलिमेंट्स फैक्टिंग डिमांड, ये क्या होता है? चलिए, यद्यपि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होती है, किंतु व्यावहारिक जीवन में कीमत की अतिरिक्त अनेक ऐसे तत्व भी होते हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। ओके, तो यदि किसी मांग में वृद्धि या कमी उसी वस्तु में परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, तो आपने देखा ही होगा कि यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है। यदि कीमत ज़्यादा होती है तो मांग कम होती है। जैसे जैसे कीमत में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे मांग में भी परिवर्तन होता जाता है। तो वही है दोस्तों कि वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी, यानी कि ज़्यादा और कम, मांग कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मांग कम हो रही है, ये वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण होती है। यानी कीमत में जब परिवर्तन होता है तभी मांग में परिवर्तन होता है। कीमत यदि ज़्यादा होती है तो मांग उसकी कम होने लगती है। यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग अधिक होती है, और यदि उसकी कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है। व- चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसके अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन में कीमत के अतिरिक्त अनेक ऐसे तत्व भी होते हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। यानी कीमत के अलावा ऐसे कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी मांग को प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उनको देखते हैं आगे। नंबर एक दोस्तों, नंबर एक, वस्तु की कीमत। ये जो वस्तु की कीमत है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटी मतलब होता है दोस्तों वस्तु, और प्राइस मतलब कीमत। तो वस्तु की कीमत जो होती है, इसके वजह से भी मांग में प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों वस्तु की कीमत, इधर आप लिख लीजिएगा, इधर इधर आपको लिखना है वस्तु की की कीमत, वस्तु की कीमत। ओके, इधर वस्तु की कीमत से लीजिएगा। देखिए, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। वैसे ये दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जैसे जैसे कीमत उसकी बढ़ती है वस्तु की, तो उसकी मांग घटने लगती है, और जैसे जैसे उसकी कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसमें विपरीत संबंध होता है, तो इसको तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर है क्रेता की आय। क्रेता की
आय। क्रेता कौन होता है दोस्तों? जो वस्तुओं को खरीदता है, वस्तुओं को क्रय करता है यानी कि खरीदता है। ओके, उसे क्रेता कहते हैं। तो क्रेता की आय पर निर्भर करता है बायर्स इनकम। यदि किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो इस उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। यदि दोस्तों आप जैसे आपकी इनकम है महीने की 10,000 रुपये, कितनी है दोस्तों? 10,000 रुपये। तो आप इन्वेस्ट कितना करते हैं, आप खर्च कितना करते हैं? आप मान लीजिए महीने का करते हैं 3,000 रुपये। ओके, अब आपकी कुछ दिन बाद आय हो गई 50,000 रुपये। कितनी हो गई दोस्तों? 50,000 रुपये। तो आपका खर्च भी बढ़ जाएंगे, आपकी आपकी चॉइस बढ़ जाएंगी, आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें बढ़ जाएंगी, आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। आप फिर करने लगेंगे कितना? कम से कम 20,000 रुपये। कम से कम फिर 20,000 रुपये आप खर्च करने लगेंगे। तो वो क्रेता की आय पर भी निर्भर करता है। ओके, तो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति भी बढ़ने लगती है और समानता पहले से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करेगा। इसी प्रकार आय के घटने पर उसकी मांग कम हो जाएगी। यदि 50,000 से आपकी आय कहते हैं 5,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, तो फिर आप 20,000 कैसे खर्च करेंगे आप बताइए? आप 20,000 नहीं खर्च कर सकते हैं। तो आपकी जैसे 5,000 आय हो गई तो फिर आप कितना खर्च करेंगे? 1,000, 2,000 उतना ही खर्च करेंगे, वरना आप बचा भी नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे वह क्रेता की आय बढ़ती है तो उसका खर्च भी बढ़ जाते हैं, उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और जैसे जैसे क्रेता की आय घट जाती है तो उसकी क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। चलिए आगे नंबर चलते हैं। अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर है धन का वितरण। धन का वितरण, इसमें समझिएगा दोस्तों, धन का वितरण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है दोस्तों धन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण। यदि धन थोड़े से धनी व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है, धनी व्यक्तियों के हाथों में, धनी व्यक्ति कौन से होते हैं दोस्तों? जहाँ जिसके पास ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा पैसा होता है, तो वही है। यदि धन थोड़े से धनी व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी। विलासिता कौन सी है? लग्जरी चीज़ें होती हैं दोस्तों ये, जैसे मर्सिडीज, बड़ी कोई गाड़ी, बाइक खरीदना, जिप्सी गाड़ी खरीदना, केटीएम खरीदना। तो ये जो महंगी वस्तुएं होती हैं इनको कहते हैं विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी चीज़ें। ये अपना स्टेटस दिखाने के लिए होती हैं कि हमारा कितना ऊंचा स्टेटस है। ओके, यदि यदि सरकार करारोपण या अन्य उपायों से धन के वितरण में असमानता को दूर करने का प्रयत्न करती है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग में कमी और और आवश्यक आवश्यक वस्तुओं और और आरामदायक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और आरामदायक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। यदि सरकार ने किसी कारण से यदि सरकार ने किसी कारण से आय यानी कि धन का जो वितरण है, जो धन बाजार में है उसको कंट्रोल कर देती है, उसको कम कर देती है, तो लग्जरी चीज़ों की यानी महंगी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, महंगी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक हो जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की मांग दोस्तों अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब धन कम हो जाएगा आपके पास तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी आप कमी तो कर नहीं सकते। जैसे नमक है, नमक आप इसको कम तो खा नहीं सकते, कम डाल नहीं सकते सब्जी में अपने। तो ऐसी चीज़ों की मांग समान रहेगी और जो लग्जरी चीज़ें हैं उनकी मांग कम हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो वही बताया गया है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं
अगले नंबर की ओर। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, ये क्या है? मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, तो ये क्या होता है दोस्तों? मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी मतलब होता है दोस्तों मात्रा, मनी मतलब मुद्रा, चेंज मतलब परिवर्तन। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देखिए, यदि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है, और कम होने पर मांग कम हो जाती है। यानी कि जैसे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, यानी कि मुद्रा ज़्यादा आ गई देश में, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा अपना खर्च बढ़ा देंगे, ज़्यादा क्रय शक्ति करेंगे। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? यदि आपके पास पैसा होता है, जैसे पैसा होता है, जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप ज़्यादा कहीं शॉपिंग करोगे, कहीं कूलर लोगे, कहीं एसी लोगे, कहीं आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदोगे, तो आप ज़्यादा क्रय करोगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप खर्च क्या करेंगे? तो वही है दोस्तों कि यदि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ने के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ओके, चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। पाँचवा नंबर है। पाँचवा नंबर है दोस्तों, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। कमोडिटीज मतलब होता है दोस्तों वस्तुएं, रिलेटेड मतलब संबंधित, प्राइस मतलब कीमत, चेंज मतलब परिवर्तन। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ये क्या होता है? संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं कौन कौन सी संबंधित वस्तुएं होती हैं। ये है नंबर एक, स्थानापन्न वस्तु। कौन सी दोस्तों? स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से देखिएगा आप लोगों को। स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु वह होती है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी। तथा इसके विपरीत, यानी कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, यानी आप समझिएगा दोस्तों, यदि चाय की कीमत बढ़ गई यानी कि इसकी प्राइस बढ़ गई, प्राइस पी मतलब प्राइस, प्राइस मतलब कीमत, यदि इसकी प्राइस बढ़ गई तो आप जिस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो लोग उसकी मांग कम कर देते हैं, और जिस चीज़ की कीमत घट जाती है तो उसकी लोग मांग ज़्यादा कर देते हैं। तो यदि चाय की कीमत बढ़ गई तो वो जाहिर सी बात है कि कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी, लोग कॉफ़ी ज़्यादा खरीदने लगेंगे, चाय को कम कर देंगे। ओके, तो इसकी यदि कीमत चाय की बढ़ती है तो इसकी मांग भी बढ़ेगी कॉफ़ी की। ओके, तो इसमें सीधा संबंध होता है। और जैसे यदि इसकी कीमत चाय की कम होती है तो इसकी कॉफ़ी की मांग भी कम हो जाएगी। ओके, आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है पूरक वस्तु। अब पूरक वस्तु क्या होता है? यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग में कमी हो जाती है, जैसे कार और डीजल तथा इसके विपरीत। यानी कि आप समझिए, यदि किसी वस्तु की कीमत यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, यानी आप मान लीजिए जैसे कार की कीमत में वृद्धि हो गई, इसकी प्राइस बढ़ गई। ओके, इसकी जब कार की कीमत बढ़ जाएगी तो उससे संबंधित वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। यदि ये कार की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कार कम खरीदेंगे, और जब कार कम खरीदेंगे तो क्या होगा? डीजल की मांग कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? यदि लोग कार ही नहीं खरीद पाएंगे तो उसमें डीजल कहाँ से डलवा पाएंगे? इसीलिए यदि इसकी कार की कीमत बढ़ जाती है तो इसकी मांग भी
इसकी मांग कम हो जाती है। यदि कार की कीमत यदि कार की कीमत कम हो जाती है तो इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसा होता है दोस्तों। इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। यदि इसकी कीमत बढ़ जाती है यदि इसकी कीमत बढ़ जाती है तो इसकी मांग कम हो जाती है, और यदि इसकी कीमत कम हो जाती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। छठा नंबर है दोस्तों जनसंख्या। अब जनसंख्या में क्या होता है, इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। यदि किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाएगी, चाहे उन वस्तुओं की कीमत बढ़ी या घटी हो। अब इसमें समझिए दोस्तों, यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है, यदि जनसंख्या अधिक होगी यदि जनसंख्या अधिक होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि वस्तुओं की मांग तो बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या है जो, लोग भूखे तो मरेंगे नहीं। तो वो यदि आप कीमत भी वस्तुओं की बढ़ा देते हैं तो जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, ज़रूरी है, उनकी यदि आप प्राइस भी बढ़ा देते हैं तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि भूखे तो मरेंगे नहीं। तो जिन वस्तुओं की आवश्यक वस्तुएं हैं जो, तो उनको तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ओके। तो जैसे ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वहाँ पे वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। यदि जनसंख्या कम होती है तो वहाँ वस्तुएं इतनी ज़्यादा थोड़ी ना खरीदी जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे अगला नंबर क्या है, उपभोक्ता की पसंद। अगला नंबर है दोस्तों उपभोक्ता की पसंद। इसको समझते हैं। उपभोक्ता की पसंद, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस मतलब दोस्तों पसंद। जिस वस्तु की प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाती है, इसमें ये बढ़ लिखा है दोस्तों, बढ़ जाती है, उसे वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। उसे नहीं दोस्तों, उसमें उसी लिखा है, गलती से लग गया है। उसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार फैशन में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। ये इसमें कहा गया है दोस्तों, जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाती है। यदि आपको यदि आपको मान लीजिए डैमेज वाला पैंट पसंद है। ओके। डैमेज वाला आपको पैंट पसंद है। यदि वो 1,000 का भी मिलता है यदि दोस्त वो 1,000 का भी मिलता है तब भी आप उसे खरीदेंगे। यदि 1,000 का भी मिलता है तब भी आप उसे खरीदेंगे, क्योंकि आपको वो पसंद है। ओके। यदि 1500 भी हो जाए, उसकी कीमत 1500 भी हो जाए तब भी आप खरीदेंगे, क्योंकि आपको पसंद है, आपको पहनना है। इसीलिए जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की रुचि व पसंद बढ़ जाती है तो उन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि फैशन तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फैशन वाली वस्तुओं की मांग यदि यदि कीमत उनकी बढ़ भी जाती है तो उनकी मांग अधिक ही हो जाती है। ओके। क्योंकि आजकल फैशन कुछ ज़्यादा होने लगा है। चलिए आगे नंबर चलते हैं। अगला नंबर है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। ओके। देखिए, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा, होप ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, यानी भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। पर इसमें क्या है, यदि भविष्य में कुछ वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने की आशंका हो तो ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। ऐसी वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अभी से उनका स्टॉक लिखा है, ये गलत है दोस्तों, स्टॉक लिखा है, स्टॉक स्टॉक कर लेना चाहेंगे, ताकि भविष्य में कीमत अधिक होने पर उनको उनको हानि कम उठानी पड़े। इसमें आप समझ सकते हैं, यदि आप समझेंगे कि यदि आपको कह दिया जाए कि अभी 1 केजी
गेहूँ मिल रहा है, 1 केजी गेहूँ 10 रुपये का मिल रहा है। ओके। अब यदि आपको पता चले कि आगे 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद 1 केजी गेहूँ 50 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। तो आप यदि 5 किलो ले रहे होंगे, यहाँ यहाँ पे 5 किलो ले रहे होंगे, तो आप इधर 10 किलो लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो चाहेंगे नहीं कि हमारा घाटा हो, क्योंकि और आगे कीमत उसकी बढ़नी भी है। तो आप अभी से स्टॉक कर लेना पसंद करेंगे कि आप अभी से 10 किलो रख लिया जाए, बाद में नहीं तो कीमत बढ़ जाएगी उसकी, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप स्टॉक कर लेना पसंद करेंगे। तो उसी उसी पे वही बताया गया है दोस्तों कि भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। ओके, चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। नवा नंबर है, नवा नंबर क्या है दोस्तों? लोगों के ज्ञान का विकास। लोगों के ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स नॉलेज। इसमें क्या है? लोगों में ज्ञान के अभाव के कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, चाहे उनकी कीमत बड़ी हो। बड़ी हो लिखा होना चाहिए दोस्तों, गलती से लिख गया है, चाहे उनकी कीमत बढ़ी हो। यदि आप समझेंगे, यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपये है, तो यदि आपको पता नहीं है कि इस वस्तु की कीमत रियल में क्या है, रियल में इसकी चाहे 2 रुपये कीमत हो एक वस्तु की, चाहे 5 रुपये कीमत हो, तो यदि आपको 10 रुपये की मिलेगी एक वस्तु, तो आप 10 रुपये की ही ले लेंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं है उसके बारे में कि वो कितने रुपए की मिलती है। तो आपको यदि ज्ञान का विकास, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं होगी, तो आप उसे खरीद लेंगे। यदि आपको पता होगा कि यह वस्तु 2 रुपए की मिलती है, तो आप 10 रुपए की क्यों खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। यदि आपको पता नहीं है कि ये 2 रुपए की मिलती है, यदि आपको नहीं पता है कि ये 2 रुपए की मिलती है, तो वो 5 रुपए की देगा या 10 रुपए की देगा, तो भी आप खरीद लेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि इतने रुपए की होगी ये, इसीलिए दे रहे हैं, तो आप खरीद लेंगे। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगला नंबर है रुचि एवं फैशन में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेस्ट एंड फैशन। इसमें क्या है? जब कोई वस्तु फैशन में आ जाती है, तब सभी लोग उनका उपभोग करना प्रारंभ कर देते हैं, उस वस्तु की जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है, भले ही उसकी कीमत घटने के स्थान पर थोड़ी बढ़ गई हो। ओके, तो आपको ये पहले ही समझ आ चुका होगा कि जैसे आप मैंने बताया था कि जैसे आप डैमेज पैंट पहनते हैं, यदि वो 1000 का भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है, तो आप उसे खरीदेंगे। यदि वो 1500 का भी मिले, तो भी आप उसे खरीदेंगे, क्योंकि वो डैमेज का पैंट आपको पसंद है और वो फैशन में भी चल रहा है, इसलिए आप उसे ख़रीद लेना पसंद करेंगे। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। वस्तु के किस्म, यानी कि क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब होता है वस्तु, और क्वालिटी मतलब होता है किस्म। चलिए इसमें क्या है? यदि वस्तु उच्च कोटि की श्रेणी में आती है, यदि वस्तु उच्च कोटि की श्रेणी में आती है, तो इसकी मांग अपेक्षाकृत अधिक मूल्य होने पर भी अधिक होती है। यदि आपको अब ये देखिए, यदि कोई चीज़ आप ले रहे हैं, मानिए आप गेहूँ ले रहे हैं। ओके, आप गेहूँ ले रहे हैं, अब वो भुना हो, आपको 10 रुपये का मिल रहा हो 1 केजी, तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो है ना गेहूँ, वो ख़राब है, वो ख़राब किस्म का गेहूँ है। ओके, यदि कोई यदि कोई अच्छा गेहूँ, अच्छा बड़ा दाना का अच्छा गेहूँ मिल रहा हो 10 रुपये में, तो आप अच्छा लेना पसंद करेंगे कि भुना हुआ? आप ज़ाहिर-सी बात दोस्तों अच्छा लेना पसंद करेंगे। तो वही है, उसकी क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
तो वस्तु की कीमत यदि अधिक भी होगी तो भी उसकी मांग बढ़ेगी। अगले नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। समझ आ गया होगा आपको। वस्तु में सुधार। ये दोस्तों समझिएगा, वस्तु में सुधार। वस्तु में सुधार क्या है? इम्प्रूवमेंट इन कमोडिटीज। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है दोस्तों सुधार, वस्तु मतलब होता, कमोडिटीज मतलब होता है वस्तु। यदि किसी वस्तु की किस्म में सुधार हो जाती है तो उस वस्तु के मांग में भी वृद्धि हो जाती है। यदि आप देखेंगे, यदि यदि किसी वस्तु की यदि किसी वस्तु की किस्म में सुधार हो जाती है तो उस वस्तु के मांग में भी वृद्धि हो जाती है। आप देखेंगे, यदि कोई चीज़ टूटी फूटी है, या फिर आप देख लीजिए आपके पास जैसे कूलर होगा, आपके पास कूलर होगा, कूलर उसमें मुर्चा लगा हो, वो ख़राब दिख रहा हो, आप उसे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे दोस्तों। अब उसमें पेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? पेंट कर दिया जाए, अच्छा दिखने लगेगा, बढ़िया नया नया दिखने लगेगा, तो आप उसे ले सकते हैं। नहीं ले सकते दोस्तों, आप उसमें ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छा हो गया है, पहले की अपेक्षा अच्छा हो गया। यदि आप कोई पंखा ले रहे हैं, पंखा ले रहे हैं, उसमें जाली ना हो, जाली ना हो दोस्तों, तो आप उसे नहीं लेना पसंद करेंगे क्योंकि ये सही नहीं है। ओके, अब उसमें सुधार कर दिया जाए, अब उसमें पेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? उसमें पेंट भी कर दिया जाए, उसमें जाली लगा दी जाए, उसमें जाली लगा दी जाए और उसमें नया उसका मोटर भी भर दिया जाए, तो आप उसे ले लेना पसंद करेंगे क्योंकि अब वो सुधर गया है, अच्छा हो गया है, पहले की अपेक्षा अब सुधर गया है, अच्छा हो गया है, तो आप उसे ले लेना पसंद करेंगे। तो अब यहीं तक आप हो गया दोस्तों, ये प्रभावित करने वाले सभी, मांग को प्रभावित करने वाले सभी तत्व थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।